पश्चिम बंगाल की राजनीति को केवल चुनावी नतीजों से नहीं समझा जा सकता। असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां सत्ता को नैतिक वैधता मिलती है और यह तय होता है कि समाज की आवाज किसे मानी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय शर्मा और आज हम बंगाल में भद्रलोक बनाम सबॉल्टर्न को समझने के लिए मंथन करेंगे। लंबे समय तक बंगाल में सत्ता का चेहरा भद्रलोक रहा। यह केवल एक सभ्य या शिक्षित व्यक्ति का संकेत नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक दौर में उभरे उस शहरी मध्यम वर्ग का नाम था जिसने अंग्रेजी शिक्षा, प्रशासनिक पदों और सांस्कृतिक पूंजी के सहारे नैतिक नेतृत्व का दावा किया। इसे बरक्स सबॉल्टर्न की अवधारणा सामने आती है, जिसे इतिहासकार रणजीत गुहा ने प्रमुखता दी। सबॉल्टर्न वे समुदाय हैं जो राजनीतिक संरचना में मौजूद तो रहते हैं, पर निर्णय प्रक्रिया में उनकी आवाज दर्ज नहीं होती। बंगाल के संदर्भ में आदिवासी, दलित, सीमांत किसान और ग्रामीण मुसलमान इसी दायरे में आते हैं। बंगाल को रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की विरासत वाली संस्कृति की भूमि कहा गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय, साहित्यिक मंच और संपादकीय परंपरा ने एक ऐसे समाज की छवि बनाई जो विचार से संचालित होता है। पर प्रश्न यह है कि इस सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के केंद्र में कौन था? पिछले 3 दशकों में सत्ता का सामाजिक केंद्र बदला है। शहर के बौद्धिक मंच से निकलकर गांव और सीमांत समुदायों की भाषा राजनीति के केंद्र में आई है। यह परिवर्तन केवल दल परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक कल्पना के पुनर्गठन की प्रक्रिया है। भद्रलोक शाब्दिक अर्थ में शिष्ट लोग, लेकिन औपनिवेशिक बंगाल में यह एक विशिष्ट सामाजिक पहचान बन गया। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने शिक्षा, न्याय और प्रशासन की आधुनिक संस्थाएं स्थापित की। इसी प्रक्रिया में एक नया शहरी मध्यम वर्ग उभरा। 1835 की अंग्रेजी शिक्षा नीति ने एक नया प्रशासनिक वर्ग तैयार करने का लक्ष्य रखा। कलकत्ता औपनिवेशिक राजधानी थी, इसलिए यहां संस्थागत अवसर केंद्रित रहे। अंग्रेजी शिक्षा ने ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य समुदायों को प्रशासनिक और पेशेवर क्षेत्र में बढ़त दी। 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने भूमि संरचना को स्थिर किया और जमींदारों के अधीन एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ। 1857 में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस वर्ग को बौद्धिक आधार दिया। यहां से निकले स्नातक, वकील, शिक्षक और अधिकारी बने। बंगाल पुनर्जागरण ने इस वर्ग को सांस्कृतिक वैधता दी। समाज सुधार आंदोलनों ने भद्रलोक को प्रगतिशील और तार्किक पहचान दी, पर यह आधुनिकता सीमित रही। ग्रामीण समाज, दलित और आदिवासी समुदाय इस प्रक्रिया से बाहर रहे। भद्रलोक केवल आर्थिक शक्ति नहीं थी, वह विचारों और संस्थाओं का संरक्षक था। उसने आधुनिकता की भाषा गढ़ी, लेकिन उसमें समाज की सभी आवाजें शामिल नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने प्रशासनिक स्थिरता और औद्योगिकरण पर जोर दिया। औपनिवेशिक दौर का शिक्षित शहरी वर्ग सत्ता में प्रमुख रहा। 1967 में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में किसान विद्रोह हुआ। यह घटना शहरी वैचारिकी और ग्रामीण अनुभव के बीच की दूरी का प्रतीक बना। 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया। भूमि सुधार, ऑपरेशन बरगा और पंचायत व्यवस्था ने ग्रामीण ढांचे में बदलाव लाए। फिर भी वैचारिक दिशा शहरी मंचों से तय होती रही। नीति का विकेंद्रीकरण हुआ, पर नेतृत्व केंद्रीकृत रहा।
कांग्रेस से वाम तक सत्ता बदली, पर राजनीतिक विमर्श का सामाजिक स्रोत सीमित रहा। 1980 के दशक में रणजीत गुहा ने सबऑल्टर्न स्टडीज परियोजना शुरू की। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय इतिहास अभिजात दृष्टि से लिखा गया है। अपनी पुस्तक एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया में उन्होंने दिखाया कि किसान विद्रोहों के पीछे अपनी चेतना और तर्क थे। पार्था चैटर्जी ने राष्ट्रवाद के अभिजात और जन संस्करण का भेद समझाया। सबऑल्टर्न केवल आर्थिक रूप से वंचित नहीं थे, बल्कि वह समूह थे जिनकी भाषा सत्ता संरचना में जगह नहीं पाती। यह दृष्टिकोण बताता है कि सत्ता ज्ञान निर्माण में भी निहित होता है। 1967 का नक्सलबाड़ी विद्रोह जमीन और न्याय से जुड़े असंतोष का विस्फोट था। किसानों ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाए। पुलिस कार्रवाई में कई लोग मारे गए। यह घटना वर्ग संघर्ष का प्रतीक बना। विश्वविद्यालयों की बहस खेतों तक पहुंची। शहरी बुद्धिजीवी विभाजित हुए। नक्सलबाड़ी ने दिखाया कि जब नीति और अनुभव के बीच दूरी बढ़ती है तो असंतोष उग्र हो सकता है। 2006 से 8 के बीच सिंगूर और नंदीग्राम ने राजनीति की दिशा बदल दी। सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ। सरकार ने इसे औद्योगिक पुनरुत्थान बताया। किसानों ने सवाल उठाया। जमीन आजीविका और पहचान का आधार थी। नंदीग्राम में प्रस्तावित रासायनिक हब के खिलाफ हिंसक विद्रोह हुआ। पुलिस कार्रवाई ने नैतिक संकट पैदा किया। इन घटनाओं ने विकास की परिभाषा बदली। सहमति और न्याय के बिना विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। सिंगूर और नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी ने नई राजनीतिक दिशा दी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने खुद को भद्रलोक राजनीति के विकल्प के रूप में पेश किया। मां माटी मानुष के जरिए भावनात्मक लोकतंत्रीकरण हुआ। सरल भाषा और प्रतीकों ने दूरी कम की। जंगल महल और सीमांत क्षेत्रों में योजनाओं ने प्रतिनिधित्व का भाव मजबूत किया। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की पहचान आधारित राजनीति के केंद्र में आ चुका है। नामशूद्र पृष्ठभूमि से जुड़े इस समुदाय ने विभाजन के बाद राज्य में बसकर नागरिकता और सम्मान का प्रश्न लगातार उठाया। हाल के वर्षों में नागरिकता कानून पर राष्ट्रीय बहस ने उन्हें राज्य और केंद्र की राजनीति के बीच निर्णायक बना दिया। इसी तरह जंगल महल, झाड़ग्राम और पुरुलिया के आदिवासी समुदाय भी वन अधिकार, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक अस्मिता के मुद्दों के साथ सक्रिय हुए हैं। यह उभार केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि सत्ता संरचना में वास्तविक हिस्सेदारी की मांग है। इस सबऑल्टर्न उभार के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या भद्रलोक का प्रभाव समाप्त हो गया? उत्तर सरल नहीं है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विविधता आई है, लेकिन बौद्धिक और संस्थागत ढांचे अब भी काफी हद तक शिक्षित शहरी वर्ग के नियंत्रण में है। प्रमुख विश्वविद्यालय, संपादकीय मंच और नीति की बहसें उसी सामाजिक परंपरा से संचालित होती हैं जिसकी ऐतिहासिक जड़ें औपनिवेशिक दौर में हैं। रणजीत गुहा और पार्था चैटर्जी ने जिस अभिजात राष्ट्रवादी विमर्श की ओर संकेत किया था, उसकी संरचनात्मक निरंतरता आज भी देखी जा सकती है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित कई विश्लेषण बताते हैं कि बंगाल में सत्ता का सामाजिक पुनर्संतुलन हुआ है, पर बौद्धिक वर्चस्व पूरी तरह नहीं टूटा। सोशल मीडिया ने नए चेहरों को मंच दिया है, फिर भी भाषा, नेटवर्क और संसाधनों का असमान वितरण कायम है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि भद्रलोक समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी भूमिका
पुनर्परिभाषित कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का उभार अब अस्थायी लहर नहीं बल्कि स्थायी राजनीतिक उपस्थिति है। चुनावी आंकड़े इस बदलाव को स्पष्ट करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में 2 सीटें और लगभग 17% मत हासिल किए। 2019 में यह संख्या बढ़कर 18 सीटें और लगभग 40% वोट तक पहुंच गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें घटकर 12 रहीं, पर वोट शेयर लगभग 38% बना रहा। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी का सामाजिक आधार टिकाऊ हो चुका है। विधानसभा स्तर पर भी यही प्रवृत्ति दिखती है। 2016 में 3 सीटें और लगभग 10% वोट मिले। 2021 में पार्टी ने 77 सीटें जीतकर लगभग 38% मत प्राप्त किए और मुख्य विपक्ष बनकर उभरी। उत्तर बंगाल और सीमांत जिलों में यह विस्तार विशेष रूप से स्पष्ट है। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में राजवंशी, चाय बगान के मजदूर और गोरखा समुदायों के बीच भाजपा ने मजबूत आधार बनाया। यह क्षेत्रीय असंतोष और पहचान आधारित नई लामबंदी है। मतुआ समुदाय के बीच नागरिकता का मुद्दा निर्णायक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम की बहस ने इस समुदाय को केंद्र में ला दिया। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे बताते हैं कि 2019, 2021 और 24 में धार्मिक पहचान आधारित मतदान में वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट है कि बंगाल की राजनीति अब त्रिकोणीय है, जहां क्षेत्रीय कल्याण की राजनीति, वाम परंपरा और राष्ट्रीय पहचान आधारित राजनीति साथ मौजूद है। भाजपा का उभार इसी बदलते सामाजिक समीकरण का परिणाम है। सत्ता का नैतिक स्रोत बदला है। गांव और सीमांत समुदाय राजनीति के केंद्र में है, फिर भी पुनर्संतुलन जारी है। प्रश्न यह है कि क्या सबऑल्टर्न सत्ता का नया अभिजात वर्ग बनाएगी या संवाद आधारित संतुलन विकसित होगा। बंगाल संक्रमण के दौर में है। उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि विविध आवाजों को संस्थागत ढांचे में स्थायी और न्यायपूर्ण स्थान मिलता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।